हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाले हैं जो पिछली वीडियो में मैंने बात किया था जो हर्बर्ट स्पेंसर का जो आपका जो थ्योरी था सामाजिक डार्विनवाद, तो उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। आज का ये दूसरा टॉपिक है सामाजिक सावयववाद। ठीक है, तो आज के हम पूरा वीडियो में पूरा फुल डिटेल के साथ इसमें बात करने वाले हैं और पूरे गहराई से इस चीज़ को जानने वाले हैं कि आखिर सामाजिक सावयववाद होता क्या है। और ये चीज़ आपका नेट जारब में भी पूछा जाता है, उसके बाद में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उसके बाद में टीजीटी पीजीटी में भी बनते हैं और अन्य सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं। और जो लोग खास करके एमए में हैं या फिर बीए में हैं, जिन लोगों को डाउट है कि हाँ सावयववाद क्या होता है, सामाजिक सावयववाद क्या होता है, तो उसके बारे में आज ये वीडियो उन्हीं के लिए है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी पीजी में है, आप लोगों से बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है हर्बर्ट स्पेंसर का और अन्य चीज़ों अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, जो सोशोलॉजी से रिलेटेड होते हैं एग्जाम। ठीक, तो आज के हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। और इससे पहले यदि आप लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखा है तो जा करके उसको जो है प्ले लिस्ट में है, तो जा करके उसको वॉच आउट कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, और आज के इस वीडियो में जो है हम सारे इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं कि आखिर सावयववाद होता क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पे आप लोग नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। मैं देखता हूं कि मेरे वीडियोस को जो है लगभग 90% यानी 90% मैं बता दूं 90% मेरे वीडियोस को देखते हैं, मगर ना ही कोई लाइक करता है ना ही कोई सब्सक्राइब करता है। भाई क्यों ऐसा? आपको कंटेंट जब जो है पसंद आ रहा है, जब आप लोग देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लो ना, क्या दिक्कत है? मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ ना ही आपका जो है क्लास का कोई, ना ही कोई पीडीएफ का आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जो है टेलीग्राम ज्वाइन करके। ठीक है, तो आप जो है जब आपको फ्री कंटेंट दिया जा रहा है तो आप भी जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कीजिए कि आप जो है आपके एक सब्सक्राइब लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सामाजिक सावयववाद क्या होता है। अच्छा, सामाजिक का मतलब समाज, और सावयववाद का मतलब जो होता है वो क्या होता है। जैसे सावयववाद, जैसे मान लीजिए आप जीव की रचना, इसको समझ सकते हैं आप, ऐसा समझिए। ठीक है, अभी आगे चल करके वो भी स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कहते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने डार्विन के विचारों के आधार पर सावयवी और समाज के बीच जिन समानताओं को स्पष्ट किया है उसी को स्पेंसर का सामाजिक सावयववाद अथवा समाज की सावयवी सादृश्यता कहा जाता है। ठीक है, ओरिजिन एंड लॉजिक ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। ठीक है, यहां देखिए जो क्या कह रहे हैं कि डार्विन के विचारों के आधार पर सावयवी और समाज के बीच, यानी जो डार्विन का विचार था उन विचारों के आधार पर समाज और सावयवी जिन दोनों के बीच समानताओं को स्पष्ट किया, उसी को ही क्या कहते हैं स्पेंसर? सामाजिक सावयववाद कहते हैं। समझ में आया? यानी जो डार्विन का विचार था उसी के आधार पर सावयवी और समाज के बीच में समानता को क्या किया हर्बर्ट स्पेंसर? स्पष्ट किया, यानी क्लियर किया, और उसी को स्पेंसर का सावयववाद अथवा सावयवी सादृश्यता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और स्पेंसर ने यह भी बताया कि सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया सावयवी उद्विकास से भिन्न तथा उससे कुछ उच्च स्तरीय की होती है। इसी कारण उनके विचारों को अधिसावयवी उद्विकास के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में? चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्या कहते हैं स्पेंसर ने? सावयवी यानी सावयव को इन्होंने क्या कहा? जीव रचना। क्या कहा है? जीव रचना कहा है। तथा समाज के बीच अनेक समानताओं को स्पष्ट करके यह निष्कर्ष दिया कि समाज एक सावयव के ही समान है। यानी जीव रचना के, यानी सावयव का मतलब आप यहाँ समझिए जीव रचना से समझिए। ठीक है, तो क्या होता है? समाज एक सावयव के ही समान है, इसीलिए समाज का अध्ययन
उन नियमों के आधार पर होना चाहिए जो नियम सवयव पर लागू होते हैं। समझ में आए? चलिए आगे चलते हैं। सच तो यह है कि स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत विकास का सामान्य सिद्धांत ही उनके सावयवी सादृश्यता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, यानी जो उद्विकास का सिद्धांत है वह सावयवी सादृश्यता के सिद्धांत पर ही क्या है? आधारित है। उन्होंने अपने प्रमुख पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के सिद्धांत में बताया कि व्यक्ति जीव रचना तथा समाज के संगठनों में इतनी समानता देखने को मिलती है कि इसे हम सादृश्यता की दशा कह सकते हैं। क्या सकते हैं? सादृश्यता की दशा कह सकते हैं। आगे चलते हैं। जैविकीय तथा सामाजिक सावयव के जीवन पर समान दशाएं लागू होती हैं। ठीक है, यानी जैविकीय तथा सामाजिक सावयव के जीवन पर समान दशाएं, यानी जो जैविकीय के ऊपर पड़ती है वही सामाजिक सावयव के ऊपर जो है दशाएं होती है, यानी दोनों लागू होती है एक ही चीजें। ठीक है, जब हम एक समाज की उत्पत्ति विकास परिपक्वता और पतन की ओर प्रक्रिया को देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, उन सिद्धांत पर आधारित है जो जीव रचना की उत्पत्ति विकास और मृत्यु को स्पष्ट करते हैं। अब यहाँ समझ में आ गया, यानी जो सामाजिक सावयववाद है उसको इन्होंने कहा, यानी जो सावयव है सावयव, तो इसमें अब आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि जिस प्रकार से एक जीव है वह आरंभ में कुछ रहता है, छोटा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे पहले उसकी उत्पत्ति होती है, फिर क्या होता है उसकी विकास होता है, और विकास होने के बाद में एक समय में क्या होता है परिपक्व हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब उसका पतन होने लगता है। ठीक है, जो जीव रचना की उत्पत्ति विकास और मृत्यु को स्पष्ट करते हैं, यानी जिस प्रकार से जो है जीव की उत्पत्ति होती है, विकास होता है, परिपक्व होता है और पतन होता है, उसी प्रकार से समाज भी हमारा होता है। एक समय वो जो है उसका उत्पत्ति होता है, दूसरे में उसका विकास, और उसके बाद तीसरे बाद परिपक्व हो जाता है, और चौथे चरण में वो क्या होता है पतन की ओर होने लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्पेंसर का मुख्य योगदान यह भी है कि उन्होंने इन सभी धारणाओं का पुनः संयोजन करके समाज और सावयव की समानता को कहीं अधिक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है, और इन्होंने बताया है कि जो स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज और सावयव की समानता को मुख्य 3 भागों में इन्होंने बांटा है। 3 भागों में इन्होंने बताया है। पहला क्या है इसमें से आपका? पहला आपका है समाज व सावयव के नियमों में समानता। दूसरा क्या? इकाइयों के बीच विभेदीकरण तथा पारस्परिक निर्भरता। और तीसरा इन्होंने बताया विकास तथा ह्रास में समानता। ये चीज इन्होंने 3 बताए। अब इन्हीं तीनों को हम लोग स्पष्ट करेंगे कि समाज व सावयव के नियमों में समानता क्या है, इकाइयों के बीच विभेदीकरण तथा पारस्परिक निर्भरता क्या है, और विकास तथा ह्रास में समानता क्या है। विकास और पतन में क्या समानता, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम पहला पॉइंट जानेंगे, समाज व सावयव के नियमों में समानता क्या है। ठीक है, तो स्पेंसर कहते हैं कि समाज और सावयव के बीच सबसे प्रमुख समानता यह है कि दोनों ही समान प्रकृतियों नियमों से संचालित होते हैं। ठीक है, यानी जो जैविक चीज़ें होती है वो भी प्रकृति द्वारा, और जो समाज है वो भी प्रकृति द्वारा। ठीक है, दोनों ही क्या होती है प्रकृति के नियमों से क्या होती है संचालित होती है। जो सावयव है और जो समाज है दोनों क्या होती है प्रकृति द्वारा संचालित होती है। जब कोई जीव एक भ्रूण के रूप में होता है तब उसमें किसी तरह की भिन्नता नहीं होती। ठीक है, जब कोई एक जीव होता है और भ्रूण के रूप में होता है, ठीक है, तो उसमें कोई भी भिन्नता देखने को नहीं मिलती। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है उसके विभिन्न अंग स्पष्ट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? स्पष्ट होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं कि हाँ ये हाथ है, ये पैर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आप सपोज कीजिए कोई जो है मतलब कोई बीज ले लीजिए, आप सपोज कीजिए, ठीक है। अब वो बीज क्या करता है कि जब वो एक बीज रहता है तो उसमें कोई भी समानता देखने को नहीं मिलती।
लेकिन जब उसी बीज को हम किसी ज़मीन में बो देते हैं या फिर रख देते हैं, लगा देते हैं, तो उसमें धीरे धीरे क्या होता है, वो अंकुरित होकर के पौधे के रूप में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है। और जब परिवर्तित होने लगता है तो उसमें तमाम सारी भिन्नताएं देखने को मिलने लगती है। ठीक उसी प्रकार से हमारा समाज है कि जब वो एक जीव के रूप में रहता है तो उसमें कोई समानता नहीं दिखने, लेकिन जिस तरह से उसका जो है आकार बढ़ता जाता है उसमें परिवर्तन होने लगते हैं। आप समझिए, ऐसा समझिए कि एक समय था जो है कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी समाज में। तब समाज क्या है, पत्र लिख करके जो है अपने संदेश को भेजता था, और धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ इसका। आप देखिए पहले क्या हुआ, जो है उसमें कीबोर्ड वाला था, उसके बाद में मतलब तमाम सारे कीबोर्ड वाला आया, फिर उसके बाद टच वाला आया, फिर उसके बाद में तमाम सारे कंप्यूटर का निर्माण हुआ और बढ़िया से बढ़िया आज के समय में एआई का आ गया। ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब वो छोटी अवस्था में होता है, भ्रूण के रूप में होता है, यानी छोटी अवस्था में होता है, तो उसका जो है उसमें कोई समानता नहीं देखने को मिलती। लेकिन जब वो स्पष्ट होने लगता है तो उसमें भिन्न हो, तो उसमें जो है भिन्नताएं देखने को मिलती है तथा उनमें विभेदीकरण बढ़ने लगता है। समाज का संगठन भी इसी नियम से संचालित होता है, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है। आरंभ में समाज का स्वरूप सरल होने पर इसके विभिन्न समूह अथवा इकाइयों में काफी असमानता और अस्पष्टता की विशेषता होती है। यानी जब वो बड़ा होता है तो उसमें तमाम सारी विशेषताएं देखने को मिल जाती हैं कि हाँ ये इस चीज़ का प्रभाव है, ये इस चीज़ का प्रभाव, इसमें ये चीज़ दिख रहा है, इसमें ये चीज़ दिख रहा है, इसमें ये चीज़ दिख रहा है, ऐसा आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप समाज में देख सकते हैं कि जिस तरह से जो है मतलब तमाम सारी चीज़ें चल रही है, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं। पहले क्या होता था, बढ़िया से बढ़िया अच्छी से अच्छी रील आती थी उस पर, और अच्छे अच्छे चीज़। आजकल के कितने कंटेंट बेकार आ रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ को छोड़िए, पहले समाज में क्या होता है, विवाह को एक सही रूप में देखा जाता था। अब आजकल के समय में क्या होता है, विवाह को सही रूप में देखा जाए तो यार उसका क्या हो रहा है, दुरुपयोग जो हो रहा है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आजकल के समय में तमाम सारे कांड हो रहे हैं। ठीक है, तमाम सारे कांड, कोई किसी को मार के काट के बह रहा है, कोई किसी को मार काट के बह रहा है। ठीक है, किसी को बोरी में भर के फेंक दे रहा है, तो किसी को ड्रम में फेंक दे रहा है, तो किसी को मतलब ये कहाँ जा रहा है समाज हमारा, अलग ही दुनिया में जा रहा है। ठीक है। तो जब परिपक्व होता है, परिपक्व होने के बाद जब परिपक्व होता है तब उसका पतन भी होता है। ठीक है, क्या होता है, पतन भी होता है। चलिए आगे चलते हैं हम आगे बढ़ गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो यह अनेक स्पष्ट भागों और भागों में विभाजित होने लगता है। जिस तरह सावयव में विभेदीकरण की यह प्रक्रिया तभी रुकती है जब वह परिपक्व तक पहुंच जाता है। ठीक है, यानी जब यह विभेदीकरण तभी रुकती है जब वह परिपक्व होता है। ठीक है, यानी जब वो मजबूत हो जाता है अपने आप में, तब जा करके उसका जो है क्या होता है, जो है विभेदीकरण की प्रक्रिया तब उसमें रुकती है। अच्छा, आप सपोज कीजिए कोई आम की गुठली है, वो क्या हुआ, पहले वो आम की गुठली है तो उसमें कोई समानता नहीं, उसको लगा दिए, उसमें शाखाएं पैदा हुई, उसमें जो है पत्तियां हो गई, उसमें और सारी चीज़ें हो गई, और एक विशाल पेड़ बन गया। और जब विशाल पेड़ बन गया तो वो परिपक्व हो गया अपने आप में, अपना खुद का भोजन बना रहा है, खुद मतलब हर एक चीज़ खुद से कर रहा है, तो वो क्या हो गया, परिपक्व हो गया। ठीक है, क्या हो गया, परिपक्व हो गया। ठीक है, और उसमें क्या होता है, विभेदीकरण तब रुक जाता है। इस तरह समाज में विभेदीकरण की प्रक्रिया इसी परिपक्वता अथवा पतन की ओर बढ़ने पर ही समाप्त होती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो परिपक्व होकर के पतन की ओर जो है बढ़ने लगती है, और धीरे धीरे वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इसको स्पष्ट करने के लिए स्पेंसर ने अनेक नियम प्रस्तुत किए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नियम जो है 3-4 नियम दिए गए हैं। मैंने 5 नियम को ऐड किया, उनके जो है 5 नियमों को ऐड किया है। तो पहले नियम में क्या कहते हैं कि समाज तथा सावयव के आरंभिक स्तर पर दोनों का रूप बहुत सरल, अनिश्चित और असंबद्ध समानता का होता है। जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता है उसकी संरचना जटिल, निश्चित, संबद्ध भिन्नता को प्रदर्शित करने लगती है। ठीक है, यानी जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता है वो उसमें जो है जटिलता आने लगती है, और उसको जो है उसमें भिन्नता देखने को मिलने लगती है। ठीक है,
दूसरे में यह कहते हैं कि समाज और सावयव दोनों का विकास धीरे धीरे जो है कुछ आंतरिक शक्तियों की प्रभाव से होता है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया के दृष्टिकोण से समाज और सावयव दोनों ही प्राकृतिक जड़ पदार्थों से भिन्न होती हैं। ठीक है, यानी जो समाज है उसमें कुछ आंतरिक शक्तियों के द्वारा क्या होता है, विकास होता है, और जो है जिसके कारण से उसमें क्या होती है, विकास होती है, चाहे वो समाज हो या फिर सावयव हो। ठीक है, उसके आंतरिक शक्तियों के द्वारा क्या होता है, उसका विकास होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे तीसरे नियम में कहते हैं कि समाज और सावयव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए समान नियमों से प्रभावित होते हैं। सावयव का अस्तित्व पाचन क्रिया पर निर्भर होता है। ठीक है, सावयव का अस्तित्व किस पर निर्भर होता है, पाचन क्रिया पर। जब हम भोजन करते हैं तो पाचन क्रिया के द्वारा भोजन से खून बनता है। क्या बनता है, खून बनता है। यानी जो कुछ हम खाते हैं उससे क्या बनता है, खून बनता है, जो शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचकर सावयव के अस्तित्व को बनाए रखता है। ठीक है, चलिए, समाज में यह कार्य संचार और वितरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। संचार से हम एक दूसरे की क्रियाओं का अर्थ समझ सकते हैं, जबकि वस्तुओं और धन के द्वारा वितरण उन इकाइयों की आवश्यकताएं हैं पूरी होती है जो समाज के अस्तित्व को बनाए रखने में मदद करती हैं। ठीक है, समझ में आया। इन्होंने तीसरे नियम में कहा कि जिस तरह जो है हम भोजन करते हैं और भोजन से खून बनता है, और खून क्या होता है, क्या कहते हैं कि खून क्या करता है, पूरे सारे शरीर में पहुंच करके जो है अपना कार्य करता है। उसी प्रकार से जो है ये जो संचार माध्यम है, संचार माध्यम के द्वारा समाज के एक जो है व्यक्ति एक दूसरे की क्रियाओं का अर्थ समझ सकता है। ठीक है, वितरण की प्रक्रिया जो है इसी के द्वारा होता है। ठीक है, और जो धन वितरण के द्वारा इनकी इकाइयों की जो है क्या होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो जो है कंटेंट समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। ठीक है, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, बिना लाइक शेयर किए मत आइएगा। ठीक है, पहले लाइक शेयर कर दीजिए भाई साहब, क्योंकि आपके एक लाइक शेयर से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। एक कंटेंट बनाने में मुझे 1.5 से 2 दिन लगता है। ठीक है, तो कृपया करके आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए, जिस प्रकार इन्होंने चौथा जो नियम दिया तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार सावयव का निर्माण अनेक कोशिकाओं से होती है, उसी तरह समाज का निर्माण करने में अनेक व्यक्तियों का योगदान होता है। ये तो स्पष्ट हो गया। यानी जो सावयव यानी जीव रचना है, जिस प्रकार एक जीव रचना के निर्माण के लिए अनेक कोशिकाओं की जरूरत होती है, उसी तरह से समाज का निर्माण करने के लिए अनेक व्यक्तियों का योगदान होता है। ठीक है, चलिए, पांचवा इन्होंने क्या किया, सावयव में कौन सा अंग किस कार्य को पूरा करेगा, इसका संचालन मस्तिष्क के द्वारा होता है। जो है समाज का संचालन करने के लिए यह कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। यानी जिस प्रकार से शरीर का भाग जो है, शरीर का जो भाग है उसके संचालन करने के लिए, शरीर के सभी भागों को संचालन करने के लिए मस्तिष्क काम करता है, उसी तरह से समाज को संचालित यानी समाज को नियम कानून के द्वारा चलाने का जो कार्य करता है वो सरकार करता है। ठीक है, इन्होंने ये पांचवा नियम दिया। अब चलिए आगे चलते हैं। दूसरे जो है हम लोग दूसरे जो है नियम जो इन्होंने बताया था कि इकाइयों के बीच विभेदीकरण तथा पारस्परिक निर्भरता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने बताया समाज और सावयव की समानता को स्पष्ट करने के लिए स्पेंसर ने यह स्पष्ट किया कि जिस तरह सावयव के विभिन्न अंगों की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न होने के बाद भी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसी तरह समाज का निर्माण करने वाली इकाइयों के बीच विविधीकरण होने के बाद भी सभी इकाइयां एक दूसरे को सहयोग देकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। समझ में आए?
यानी जिस प्रकार से, अब आप ऐसे समझिए कि जो वृक्ष है, वृक्ष क्या करता है कि उसकी तमाम शाखाएं हैं और उन शाखाओं, वो शाखाएं भले ही भिन्न हैं लेकिन पौधे को क्या दे रही है, पोषण दे रही हैं। ठीक है, एक दूसरे की जरूरत को क्या कर रही हैं, पूरा कर रही हैं। ठीक उसी प्रकार से समाज भी है और समाज में अन्य अन्य जो है शाखाएं हैं, अन्य अन्य जो है लोग हैं और वो लोग क्या करते हैं, समाज के निर्माण को बनाए रखने के लिए अपना अपना योगदान देते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर ये कहते हैं दूसरे शब्दों में अगर जो कहा जाए तो सावयव तथा समाज में प्रकार्यात्मक एकता की प्रकृति एक जैसी होती है। इसे स्पष्ट करने के लिए स्पेंसर ने लिखा है कि जैसे जैसे किसी समाज का विकास होता है उसमें विभिन्न अंग एक दूसरे से पृथक होते हो जाते हैं तथा प्रत्येक अंग के कार्य भी एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी पौधा जो है, पौधे में पत्तियों का काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना, भोजन बनाना, जिससे जो है उसको क्या करना, तमाम शाखाओं तक पहुंचाना, उसके जो है क्या कहते हैं, उसके भरण पोषण का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में उसकी जो है टहनियों का काम क्या होता है कि जो है उसमें छिलके आ जाते हैं, तो छिलका क्या करता है, उसको जो है धूप, सर्दी और अन्य सारी चीज़ों से बचाए रखता है जिससे वो सूखने ना पाए। ठीक, उसके बाद में जड़ का क्या काम क्या होता है, नीचे से जल को जो है ग्रहण करना, अवशोषित करना और जो है अन्य सारी चीज़ों को अवशोषित करना, जिससे जो है पौधे की जो है निरंतरता बनी रहे और वो जीवित रह सके। उसी प्रकार से जो समाज है हमारा, तो समाज का अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग कार्य होता है और वो क्या करता है, अपने अपने कार्य को करता रहता है और समाज का निर्माण, समाज में भागीदारी, समाज में सहयोग, योगदान देता रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए अगर जो हम बात करें तो ये जो है परिवार, राज्य, शिक्षा संस्थाओं और आर्थिक संगठनों द्वारा तथा धार्मिक समितियों के कार्य एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, परिवार है, राज्य है, शिक्षा है, संस्था है, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं लेकिन अपने अपने जगह पे क्या हो रहे हैं, योगदान दे रही हैं। ठीक है, कार्य की इस विभिन्नता को ही हम विविधीकरण की दशा कहते हैं। इस विविधीकरण के बाद भी समाज का कोई अंग दूसरे के सहयोग के बिना अपना कार्य नहीं कर सकता। यानी समाज का कोई व्यक्ति है तो वो अपना कार्य जो है बिना किसी के सहयोग के नहीं कर सकता। ठीक है, यदि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करके भोजन ना बनाए तो पौधे को जो है भोजन प्राप्त नहीं होगा और धीरे धीरे वो क्या होगा, सूखने लगेगा। ठीक है, ये होता है। यानी कोई एक व्यक्ति तो वो जो है बिना जो है समाज की सहायता से वो अपना कार्य नहीं कर सकता। जैसे जैसे विविधीकरण बढ़ता है समाज के विभिन्न अंगों की पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाती है। ठीक इसी प्रकार जैसे जैसे सावयव का विकास होता है उसके विभिन्न अंगों के कार्य एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, लेकिन कोई भी अंग दूसरे की सहायता के बिना अपना कार्य नहीं कर सकता, जैसे कि मैंने स्पष्ट किया है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि प्रकार्यात्मक आधार पर समाज और सावयव एक दूसरे के समान है। नियंत्रण के दृष्टिकोण से भी समाज और सावयव के बीच एक स्पष्ट समानता पाई जाती है। सावयव के विभिन्न अंगों को मस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है, जबकि समाज को नियंत्रित करने के लिए सरकार का कार्य होता है। समझ में आया? तो समझ में आया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना बेहतर कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं तो तीसरा नियम देखते हैं। तो विकास तथा ह्रास में समानता, यानी विकास और पतन में समानता। समाज तथा सावयव की सादृश्यता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि इनके बीच विविधीकरण की प्रक्रिया तभी रुकती है जब समाज अथवा सावयव परिपक्व की स्थिति में पहुंच जाता है। यानी जब पौधा एक भ्रूण से क्या होता है, विकास होता है और विकास से एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जब वो अपने आप में मजबूत हो जाता है,
तब उसके बाद में मजबूत होने के बाद में जो है क्या होता है, वो धीरे धीरे उसका पतन। यानी ऐसे आप समझिए कि कोई बालक है, धीरे धीरे पहले उसकी जन्म हुई, जन्म होने के बाद में वह धीरे धीरे क्या हुआ, जो है परिपक्व हुआ। परिपक्व होने के बाद में जो है नहीं, जब उसकी शादी हो गई तो वह जो है कमाने खाने लगा, और धीरे धीरे क्या होती है उसकी वृद्धावस्था, एक अवस्था तक जाते जाते वो क्या होता है, वृद्धावस्था में जो है परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, समय के साथ साथ उसको जो है ठीक है बुढ़ापा आने लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि सावयव और समाज की वृद्धि तथा पतन को भी समान नियमों के आधार पर ही समझा जा सकता है। कोई सावयव जब एक भ्रूण के रूप में होता है तो वह केवल मांस के एक मामूली पिंड की तरह होता है, जिसके अंगों में किसी तरह की भिन्नता दिखाई नहीं देती। विकास के साथ साथ इसके विभिन्न अंग स्पष्ट होने लगते हैं तथा जन्म के बाद शिशु काल से लेकर इसके विभिन्न अंगों के बीच तब तक विभेदीकरण लगातार बढ़ता रहता है जब तक वह सावयव यानी शरीर रचना दुर्बलता या पतन की ओर जो है आगे ना बढ़ने लगे। ठीक यही स्थिति समाज की है। जब अपने आरंभिक रूप में समाज का रूप बहुत सरल होता है, यानी जब समाज का आरंभिक रूप होता है तो बहुत सरल होता है। विकास के प्रत्येक आगामी स्तर जो है इसके विभिन्न अंगों के बीच विभेदीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाती है। धीरे धीरे क्या हुआ, पहले समाज कुछ नहीं था, धीरे धीरे उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, जो है बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो आजकल के समय में आप कहते हैं कि हाँ विकसित देश है, ये विकसित देश है, विकसित विकासशील देश है, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो जिस तरह से वो बढ़ता है उस तरह से उसमें भिन्नताएं धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब एक समाज पूरी तरह परिपक्व की दशा में पहुंच जाता है तब उसका और आगे विकास होना संभव नहीं रह जाता। विभेदीकरण की प्रक्रिया रुक जाती है, यही से समाज का ह्रास या पतन होने लगता है। स्पेंसर ने संसार के अनेक समाजों का उदाहरण देते हुए यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि सभ्यताओं में होने वाला पतन समाज के ह्रास और विनाश की प्रक्रिया को ही स्पष्ट करता है। इससे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि जिस तरह एक सावयव यानी जिस तरह से एक जीव रचना जन्म, शिशुकाल, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु जैसे विभिन्न स्तरों में होकर के गुजरता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा समाज है। पहले उसका जो है जन्म होता है, फिर वो शिशुकाल में होता है, फिर युवावस्था में होता है, फिर प्रौढ़ावस्था में, फिर वृद्धावस्था में, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक समय आता है कि वो मृत्यु की अवस्था में होता है। इस तरह से जो है समाज का, जिस तरह से एक जीव का यानी सावयव का जो है जिस तरह से एक जो है परिवर्तन होता है, उसी तरह से जो है एक समाज का भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ह्रास और विकास में ये जो है समानता है, ठीक है, अंतर है। अब आगे चलते हैं। इस तरह समाज भी विभिन्न स्तरों से गुजरता है, आगे बढ़ता है तथा परिपक्व की दशा में पहुंचने के बाद उसका ह्रास होने लगता है। सभ्यता और संस्कृति का विनाश समाज की मृत्यु को ही स्पष्ट करते हैं। ठीक है, समाज तथा सावयव के सहायता से ही स्पेंसर ने समाज और सावयव के बीच पाई जाने वाली कुछ मौलिक असमानताओं को भी स्पष्ट किया है। स्पेंसर ने प्राणी, सावयव और सामाजिक संरचना के बीच जिन प्रमुख भिन्नताओं का उल्लेख किया वो इस प्रकार से, आइए हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने 4-5 बताए, तो मैं आप लोग चलिए बताते हैं क्या होता है। यदि आप लोगों को चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो सावयव का प्रत्येक अंग दूसरे अंग से मिलकर एक समग्र सावयव का निर्माण करता है। इसका अर्थ यह है कि सावयव से संबंधित विभिन्न अंग अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, यानी पेड़ वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। इसके विपरीत भी समाज का निर्माण जिन अंगों से होता है उनमें व्यक्ति, संस्थाएं, समूह और विभिन्न संगठन आदि प्रमुख होते हैं। यानी समाज का जो निर्माण करते हैं वो व्यक्ति, संस्था, समूह, ये सारी चीजें मिलकर के क्या करती हैं, समाज का निर्माण करती हैं। एक दूसरे से संबंधित रहने के बाद भी यह अंग
एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर भी कुछ सीमा तक विचार करने, निर्माण लेने और काम करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे ये कहते हैं कि स्पेंसर के शब्दों में अगर जो कहें, एक सावयव का निर्माण जो है करने वाले विभिन्न जो है अंग एक दूसरे के अस्थायी संपर्क में रहने के कारण एक दूसरे से बंधे रहते हैं। समाज के अंग के रूप में विभिन्न इकाइयों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रहता है। तो इस प्रकार से रहता है, जिस तरह से आप लोगों को मैंने बताया उस तरह से रहता है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, तो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को आखिरी बताता हूँ कि सावयव का विकास कुछ आंतरिक शक्तियों के द्वारा होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही स्पष्ट कर दिया ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मिला जुला करके इसी तरह से कि जिस तरह सावयव का जो सिद्धांत है, जिस तरह से हमारा समाज, जिस तरह से एक भ्रूण का जो निर्माण होता है, उसी तरह से क्या होता है जो है जिस तरह से एक भ्रूण का निर्माण होता है, उसी तरह से हमारे एक समाज का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।